फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 52 जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट के बारे में। यानी हमने पिछले वीडियो में लेक्चर 51 में देखा था कि एप्लेट क्या होता है। एप्लेट का हमने एक बेसिक प्रोग्राम बना के भी देखा था। आज हम समझते हैं कि एप्लेट की लाइफ साइकिल क्या होती है। देखिए, एक बात तो आपको जो बहुत अच्छे से क्लियर है वो ये है कि जब हम एक प्री डिफाइंड क्लास जिसका नाम है एप्लेट, ओके, इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, यानी इसको एक्सटेंड करके क्लास बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम लिखते हैं क्लास, हम अपने क्लास का कुछ नाम रखते हैं, जैसे मैंने रखा माय एप्लेट, ओके, और मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड करूँगा, यानी इसको इनहेरिट करूँगा, तो मैं लिखूँगा एक्सटेंड्स एप्लेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एप्लेट की एक चाइल्ड क्लास बन जाएगी, सब क्लास। अब इस क्लास के अंदर मैं कोडिंग करूंगा तो मेरा एप्लेट है, पर मेरे एप्लेट में वो सारी खूबियां आ गई हैं जो एप्लेट क्लास के अंदर थी, यानी एप्लेट क्लास के सारे फंक्शंस मेरे पास भी आ गए हैं, मैं उनको भी कॉल कर सकता हूं, तो वो कैपेबिलिटीज मेरे पास आ चुकी हैं। अब हमें समझना है लाइफ साइकिल, यानी एप्लेट कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है। तो एप्लेट क्या है ये तो हमको मालूम है, एक एप्लेट नाम की प्रीडिफाइंड क्लास है, इसको इनहेरिट करके हम बनाते हैं। एप्लेट बेसिकली एक ऐसा जावा का प्रोग्राम है जो किसी HTML फाइल के साथ एम्बेड होता है, यानी किसी वेब पेज में ये एग्जिस्ट करता है और उस वेब पेज की लाइफ टाइम पर डिपेंड करता है, यानी जब तक वो पेज एग्जिस्ट करता है तभी तक ये एप्लेट प्रोग्राम भी एग्जिस्ट करेगा। तो जावा के इस स्पेशल प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। हालांकि प्रोग्रामर को एप्लेट व्यूअर नाम का एक प्रोग्राम भी फैसिलिटी के रूप में मिलता है JDK में, जिसके द्वारा प्रोग्रामर बिना ब्राउज़र के भी एप्लेट को रन करके देख सकता है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में करके भी देखा है। आज हमको समझना है कि एप्लेट कैसे स्टार्ट होता है। तो जो JVM ब्राउज़र के पास होता है, यानी अगर मैं किसी ऐसे वेब पेज की डिमांड कर रहा हूँ जिसमें एप्लेट एम्बेड है, देखिए मान लीजिए कि ये है सर्वर कंप्यूटर, ठीक है, सर्वर, और ये है हमारा कंप्यूटर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट। हमारे इस कंप्यूटर से हमने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर कंप्यूटर को कोई वेब पेज के लिए, ठीक है, कोई वेब पेज है xyz.html, ये हमें चाहिए, ये हमने सर्वर से मांगा। सर्वर ने ये पेज हमें रिटर्न बैक किया। क्योंकि इस पेज पर ऑलरेडी जावा का एप्लेट प्रोग्राम एम्बेडेड है, इसीलिए HTML फाइल के साथ साथ एक जावा फाइल भी हमको मिल जाएगी। अब हमारे कंप्यूटर में जो ब्राउज़र नाम का सॉफ्टवेयर है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला फायरफॉक्स, ब्राउज़र नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसका काम होगा ये जो HTML फाइल उसे मिली है उसको रेंडर करके हमें स्क्रीन पे दिखाना। तो वो जब स्क्रीन पे ये वेब पेज दिखा रहा होगा तो ये एप्लेट भी कुछ एरिया इसी पेज पर कंज्यूम करेगा और एप्लेट इस जगह पर दिखाई देगा। ब्राउज़र के पास एक प्रोग्राम होता है जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, दैट इज JVM। ये JVM प्रोग्राम ब्राउज़र के लिए बनाया गया है जो कि लाइट वेट है, और अगर आपके ब्राउज़र के पास नहीं है तो आप इसे प्लगइन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब ये ब्राउज़र JVM सॉफ्टवेयर की मदद से जावा के इस एप्लेट प्रोग्राम को रन करवाएगा। जब रन करवाएगा, देखिए क्या लिखा है, JVM ऑन द यूजर्स मशीन क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ एन एप्लेट क्लास, यानी एप्लेट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, ये JVM बनाएगा। ये जो ब्राउज़र के पास JVM है वो इस एप्लेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो मेरी जो मैंने क्लास बनाई है माय एप्लेट नाम की,
इसका ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? जेवीएम बनाएगा, हमें नहीं बनाना, जेवीएम खुद बना लेगा जब एप्लेट को वो रन करेगा, और फिर इन्वोक करेगा कुछ खास फंक्शन को एक खास सीक्वेंस में। यही हमको समझना है कि वो कौन से खास फंक्शंस हैं। यानी एप्लेट हमने जो बनाया, इसके अंदर भले ही हमने कोई फंक्शन ना बनाया हो, पर एप्लेट क्लास क्योंकि इसकी पेरेंट क्लास है, इससे इनहेरिट होके कुछ फंक्शंस हमको इसमें मिल चुके हैं। कौन से हैं वो फंक्शन? फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, पर एप्लेट की लाइफ साइकिल में इस्तेमाल होने वाले वो फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, जेवीएम जिन्हें कॉल करता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। एक फंक्शन है जिसका नाम है इनिट, एक फंक्शन और है जिसका नाम है स्टार्ट, एक फंक्शन और है जिसका नाम है स्टॉप, एक और फंक्शन है जिसका नाम है डिस्ट्रॉय। इस तरीके से ये वो 4 फंक्शंस हैं जो एप्लेट की लाइफ साइकिल में चलते ही चलते हैं। तो जैसे ही आपने इस एप्लेट की, इस HTML पेज की डिमांड सर्वर से की और ये पेज आपके ब्राउजर को मिला, आपके ब्राउजर ने अपने अधीन जो JVM सॉफ्टवेयर था उसको इन्वोक किया और कहा कि इस एप्लेट को चलाओ। JVM ने इस एप्लेट क्लास का, यानी माय एप्लेट, हमारी जो एप्लेट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसने कुछ जरूरी काम करे होंगे और एक init नाम का फंक्शन है जिसको कॉल किया होगा। init फंक्शन के अंदर वो सारी इनिशियलाइजेशन स्टेप लिखी जा सकती हैं जो एप्लेट के चलते वक्त रिक्वायर्ड होंगी। हम इस init फंक्शन को, जो कि एप्लेट क्लास में बना हुआ है, उसको ओवरराइड कर सकते हैं। यानी इस init फंक्शन को हम अपनी माय एप्लेट क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमने init फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है। तो जब भी JVM हमारी माय एप्लेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और init फंक्शन को कॉल करेगा, तो हमने जो init फंक्शन में कोडिंग करके रखी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो हम अपनी माय एप्लेट क्लास के अंदर अगर कुछ वेरिएबल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं जिनको हमें इनिशियलाइज करना है, तो वो इनिशियलाइज करने वाला कोड हम init फंक्शन के अंदर रख देते हैं। एक एप्लेट की लाइफ टाइम में init फंक्शन एक ही बार शुरुआत में चलता है। इसके बाद माय एप्लेट का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा स्टार्ट फंक्शन को। स्टार्ट फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही init फंक्शन का काम कंप्लीट होता है। जब आप ये जो वेब पेज अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और मान लीजिए यहां पर कोई लिंक है ना, ऐसा हो सकता है कि ये इतने पोर्शन पे आपको एप्लेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म है कि ब्राउजर के JVM ने एप्लेट के init फंक्शन को कॉल कर लिया है, उसके बाद उसने स्टार्ट फंक्शन को भी कॉल कर लिया है। स्टार्ट फंक्शन चल रहा है। अब मान लीजिए आप पेज से इंटरेक्ट करके किसी लिंक पे क्लिक करते हैं जिसके कारण नया पेज ओपन हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको एक अलग पेज दिख रहा है, ये वाला पेज नहीं दिख रहा है। तो भी एप्लेट अभी खत्म नहीं हुआ है, एप्लेट की लाइफ साइकिल अभी खत्म नहीं हुई है। एप्लेट का स्टॉप फंक्शन कॉल हो गया है। यानी जैसे ही आप नेविगेट करते हैं किसी दूसरे पेज पर, आपका ये ब्राउजर का JVM हमारे एप्लेट के स्टॉप फंक्शन को कॉल कर देता है। अब जब हम अपने इस दूसरे पेज से वापस बैक होकर पहले पेज पे आते हैं, तो हमारे एप्लेट का स्टार्ट फंक्शन दोबारा कॉल हो जाता है। यानी इसकी लाइफ टाइम में सबसे पहले तो init फंक्शन चला,
इनिट फंक्शन चला, इनिट फंक्शन के बाद स्टार्ट फंक्शन चला, स्टार्ट के बाद स्टॉप फंक्शन चला, पर स्टॉप फंक्शन चलने के बाद वापस से स्टार्ट फंक्शन चल गया, क्योंकि आप एक पेज से दूसरे पेज पर गए थे तो स्टॉप फंक्शन चल गया था, हमारे एप्लेट स्टॉप हो गया था। दूसरे पेज से वापस पहले पेज पर आए तो वापस से हमारा एप्लेट स्टार्ट हो गया। तो एक एप्लेट की लाइफ टाइम में ये स्टार्ट स्टॉप कई बार चल सकता है। ठीक है, अब जब मैं इस ब्राउजर विंडो को बंद करूंगा, ठीक है, तब जाके ये पेज डिस्ट्रॉय होगा, तब जाके ये एप्लेट डिस्ट्रॉय होगा। तो जैसे ही मैंने क्लोज करा इस वेब पेज को, इस ब्राउजर को, तो स्टॉप फंक्शन चला और स्टॉप के तुरंत बाद डिस्ट्रॉय फंक्शन चल गया। डिस्ट्रॉय फंक्शन एक बार चल गया तो वो एप्लेट की लाइफ खत्म हो गई। अब आप या तो इस ब्राउजर को दोबारा ऑन करें और इस पेज को ओपन करें, तब जाके फिर से उसकी लाइफ स्टार्ट होगी, अदरवाइज इसकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है। तो लाइफ टाइम में इनिट फंक्शन और डिस्ट्रॉय फंक्शन एक एक बार ही चलते हैं, स्टार्ट स्टॉप मल्टीपल टाइम्स चल सकते हैं। हम इन चारों ही फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं अपनी क्लास में। अगर हमें ज़रूरी लगता है तो हम इन चारों में से कोई भी फंक्शन या चारों के चारों भी ओवरराइड कर सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन अपने आप कॉल होते हैं, जेवीएम इन्हें कॉल करता है हमारे माई एप्लेट क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाकर। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी एप्लेट का नाम माई एप्लेट ही रखें, वो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक फंक्शन है पेंट। हम पेंट फंक्शन, ये लाइफ साइकिल का पार्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जैसे हम हमारा स्टार्ट फंक्शन कॉल होता है, उसके तुरंत बाद पेंट फंक्शन भी कॉल होता है। तो अगर मैंने पेंट फंक्शन के अंदर कुछ लिखा होगा तो वो डेफिनेटली चल जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, मैंने सबसे पहले एप्लेट क्लास को इंपोर्ट किया है, उसके बाद ये तो खैर कमेंट है, ये कमेंट क्यों है ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये हमारे जावा के कोड के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एप्लेट व्यूअर अगर इस फाइल को चलाना चाहता है तो उसके लिए हमने ये कोड लिखा था। ओके, अब माई एप्लेट क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है पेंट। पेंट मेथड प्री डिफाइंड है जो कि एप्लेट क्लास में बना हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, उसको ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए उसका प्रोटोटाइप। जैसे कि ये पब्लिक है तो मैं यहाँ पब्लिक लिखूंगा ओवरराइड करते वक्त। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है तो मैं इसका रिटर्न टाइप वॉइड लिखूंगा। इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होता है ग्राफिक्स क्लास का। ग्राफिक्स यहाँ पर एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट ये रिसीव कर रहा है, रेफरेंस रिसीव कर रहा है, और फिर मैं पेंट फंक्शन का कोड लिखूंगा। ये उसकी बॉडी बना दी मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई कोड लिखता हूँ। ये जी ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके पास एक फंक्शन होता है ड्रॉ स्ट्रिंग, और ड्रॉ स्ट्रिंग के अंदर मैंने लेट से लिख दिया mysurgy.com जो मेरी वेबसाइट का नाम है, और इसकी कुछ पोजीशन भी तय कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 100, ये पिक्सल्स में है। ठीक है, तो जो एप्लेट का व्यूइंग एरिया होगा उसमें 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल और टॉप से 100 पिक्सल, ये पोजीशन होगी mysurgy.com प्रिंट होने की। तो बड़ा छोटा सा कोड लिखा है, पर अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले जैसे ही मैं इस फाइल को चलाऊंगा, JVM क्या करेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट बनाएगा मेरी माई एप्लेट क्लास का, उसके बाद वो कॉल करेगा इनिट फंक्शन को। मैंने नहीं बनाया है लेकिन एप्लेट क्लास में मौजूद है तो उसको कॉल कर लेगा। उसके बाद स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर लेगा। स्टार्ट फंक्शन के बाद वो पेंट फंक्शन को कॉल करेगा। तो पेंट फंक्शन के कारण हमें इस एप्लेट पे ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो मैं एप्लेट को कंपाइल रन करता हूँ। सबसे पहले इस फाइल को अगर मैं कंपाइल करूँ तो कंपाइल करने का तरीका तो पुराना ही है, जावा सी माई एप्लेट
डॉट जावा। तो इसी तरीके से हम कंपाइल करते थे, वो तो तरीका बिल्कुल भी सेम है। आप देख सकते हैं यहां पर एक एरर मैसेज आ रहा है क्योंकि हम यहां ग्राफिक्स क्लास का जिक्र कर रहे हैं और ग्राफिक्स क्लास के लिए जो पैकेज इंपोर्ट होना चाहिए वो हमने इंपोर्ट नहीं करा है। तो वो कौन सा पैकेज है जिसको हमें इंपोर्ट करना है? तो वो पैकेज है java.awt। ठीक है, इसके अंदर ग्राफिक्स नाम की क्लास है। आप चाहें तो ग्राफिक्स लिखें या सीधे एस्ट्रिक लगा दें ताकि AWT पैकेज की सारी क्लासेस हम इंपोर्ट कर पाएं। तो ये मैंने इंपोर्ट कर ली। इसके कारण ग्राफिक्स क्लास का जिक्र अब करूंगा तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं इसको क्लियर करके फिर से लिखता हूं, फिर से मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं। देखिए कंपाइल हो गया 100%। अब मुझे इस एप्लेट को रन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? जावा, सॉरी ऐसे थोड़ा ना रन करेंगे, ऐसे तो हम उन प्रोग्राम्स को रन करते हैं जिसमें मेन फंक्शन होता है। एप्लेट को रन करने के लिए क्या है? एप्लेट व्यूअर। ठीक है, एप्लेट व्यूअर के बाद आप उस फाइल का नाम लिखिए जिसमें एप्लेट टैग लगा हो, यानी ये कोड जिस फाइल में लिखा हो। ये जरूरी नहीं है कि ये इसी जावा फाइल में लिखा हो, आप सिंपल कोई txt फाइल बना दें या .html फाइल बना दें, वो भी हो सकता है। तो ये टैग से मतलब है। ठीक है, ये इस बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर और जानना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए। तो यहां पर मैंने लिखा my applet डॉट जावा। तो ऐसा नहीं है कि रन कराने के लिए डॉट जावा ही लिखना पड़ता है। रन कराने के लिए आप उस फाइल का नाम लिखिए जिस फाइल के अंदर ये एप्लेट टैग वाली लाइन लिखी हुई है। फिर वो फाइल डॉट जावा फाइल हो या .txt फाइल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्लेट व्यूअर इस लाइन को पढ़ लेगा और वो आपके एप्लेट को ढूंढ लेगा। अब मैं एंटर करता हूं, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये एप्लेट रन हो जाएगा और ये एप्लेट रन हो चुका है। ओके, मैं इसको दिखा देता हूं। ये रहा एप्लेट और देखें इसमें mysurgy.com लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी विड्थ 300 पिक्सल थी और हाइट 200 पिक्सल थी तो उसके हिसाब से इसकी हाइट विड्थ दिख रही है। हालांकि ये रीसाइज भी किया जा सकता है आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो इसके हिसाब से ये mysurgy.com एक खास पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये गारंटीड है कि ये प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ये पेंट फंक्शन चला होगा। तो हमें myApplet क्लास का ना तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये अपने आप JVM बनाता है, ना ही हमें इसका किसी फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती क्योंकि वो सब अपने आप कॉल हो रहे हैं। हाँ, हम कुछ अलग ही फंक्शन बना दें तो उन्हें हमें ज़रूर कॉल करना होगा, वो हम कॉल करेंगे, लेकिन जो उसकी लाइफ साइकिल का पार्ट है उन फंक्शंस को हमें समझना ज़रूरी कि पहले इनिट, फिर स्टार्ट, फिर पेंट, फिर स्टॉप, फिर डिस्ट्रॉय, इस तरीके से चलेगा। तो ये बेसिक आपको समझ में आए। अब हम जब अगले वीडियोस में कुछ और प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन सब फंक्शंस को आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको लाइफ साइकिल ध्यान में रहे कि कौन से फंक्शंस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइफ साइकिल समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक करिए और इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट www.mysurgy.com को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कोर्सेज की पूरी वीडियो सीरीज रखी है, यानी आप पूरे कोर्स वहाँ पे मेरे वीडियोस के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस रखे हुए हैं और डेली 2 नए वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये वर्थ है, ये काम का है, तो प्लीज़ आप इसको आगे शेयर करिएगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये फ्री में सब तक पहुँच पाए, इसके लिए मैं मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इसे अपने फेसबुक वॉल पे अगर शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जब आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स मेरे पास आते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे इस तरह का काम और करना चाहिए, जैसे मुझे अब तक मोटिवेशन मिलता आ रहा है, जिसके कारण मैं ये वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। थैंक यू।